स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि सेल बायोलॉजी के ऊपर मैं अपनी वीडियो लेकर के आऊँगा, तो वीडियो आ गई है। वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखें क्योंकि मैंने कुछ MCQ क्वेश्चंस भी फ्रेम किए हैं जो कि लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना स्कोर भी जान पाएंगे क्योंकि गूगल फॉर्म की हेल्प से मैंने वो दिए हैं क्वेश्चंस। तो इसलिए पूरा वीडियो देखें और इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपकी प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। देखिए स्ट्रक्चरल इसलिए क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस पूरे वर्ल्ड में, इस पृथ्वी पर, अर्थ पर, वो सब किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं। ध्यान रखिए लिविंग की बात हो रही है, ठीक है। और फंक्शनल यूनिट इसीलिए क्योंकि सेल वो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी हैं, इंपॉर्टेंट हैं, एसेंशियल हैं, कुछ भी बोलिए आप। तो बिना सेल के वो सारे फंक्शंस परफॉर्म नहीं हो सकते। केवल सेल ही है जो वो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। सर वो फंक्शंस क्या हैं? वो फंक्शंस आप जानते हैं, ठीक है, कौन से हैं वो? ग्रोथ है, मूवमेंट है, ठीक है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आपको पता होना चाहिए, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ठीक है। क्या क्या? कैटाबॉलिज्म, ठीक है, यानी किसी चीज़ का टूटना, और एनाबॉलिज्म यानी बनना। तो हमारी बॉडी में कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ये मेटाबॉलिज्म कहलाता है, ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं, ठीक। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ सेल परफॉर्म कर सकती है, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं? उसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोल रहे हैं। इसकी डिस्कवरी, जो सेल की डिस्कवरी है, वो 1665 में किसने की? साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने। किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, हालांकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, सभी को आता होगा, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। आप ईयर भी याद रखिएगा, 1665। अगर हम बात करें, देखिए रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने किसके अंदर ये सेल डिस्कवर की, कैसे डिस्कवर की? तो ये ध्यान रखिएगा, प्लांट सेल के अंदर, डेड प्लांट्स के अंदर। और डेड में क्या? कॉर्क, जो कॉर्क होती है ना दोस्तों, कॉर्क जो है ये आपने देखी होगी केमिस्ट्री लैब के अंदर जो एपरेटस होते हैं, तो उनके माउथ पर बीकर वगैरह के जो लगाई जाती है उसे हम कॉर्क बोलते हैं। जब वो ध्यान से देखी गई तो उसके अंदर कुछ हमें हनीकॉम जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिला, मैग्नीफाई करके, ठीक है। ये हेक्सागोनल से कुछ स्ट्रक्चर्स हनीकॉम के अंदर होते हैं इस तरीके के, अगर आप ध्यान से देखें इसको, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, इनको हनीकॉम शेप बोला गया। तो इसीलिए ये हनीकॉम पैक्ड स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। इसीलिए हर यूनिट को, क्योंकि वहाँ पर कई सारी आइडेंटिकल यूनिट्स इस तरीके की देखने को मिली, ठीक है, इसलिए हर यूनिट को क्या बोला कि सेल बोला गया। तो सेल की डिस्कवरी का क्रेडिट रॉबर्ट हुक को जाता है, ठीक है। लेटर ऑन जब डिस्कवरी हो गई माइक्रोस्कोप की, तो उसके बाद न्यूक्लियस का भी पता लगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो आपको याद होना चाहिए, ये रॉबर्ट ब्राउन के, ठीक है। देखिए न्यूक्लियस वो वाला नहीं, केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस अलग है, ठीक है। ये न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम, जो सेल, लिविंग सेल के अंदर मिलेगा उसकी बात हम कर रहे हैं। दैट इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। भाई भाई नहीं थे ये, रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, ध्यान रखिएगा। हुक जो है वो सेल के लिए, ब्राउन न्यूक्लियस के लिए। देन जो अगली डिस्कवरी है वो जाती है एंटन वैन ल्यूवेनहॉक के नाम। इन्होंने डिस्कवर किया माइक्रोस्कोप। क्या डिस्कवर किया? माइक्रोस्कोप। और इसी के साथ इन्होंने डिस्कवर की पहली लिविंग सेल भी। देखिए क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहली लिविंग सेल किसने डिस्कवर की, तो आपका आंसर जाएगा एवी ल्यूवेनहॉक, ठीक है। और केवल क्वेश्चन ये आता है कि पहली सेल किसने डिस्कवर की, तो रॉबर्ट हुक। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, टेक्निकल चीज़। तो इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी भी की और माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की, ठीक है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की आप ईयर लिख लीजिएगा, सेल डिस्कवर हुआ है 1665 में, और जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी है वो 1831 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डिस्कवरीज हो गई। बात करते हैं माइक्रोस्कोप की। तो देखिए ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ठीक है, जो माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक साहब ने बनाया था
वो माइक्रोस्कोप क्रूड माइक्रोस्कोप था। ठीक है, क्रूड माइक्रोस्कोप बोले तो जुगाड़ से बनाया गया है ना, क्रूड है ना, क्रूड कच्चे के लिए यूज़ होता है, इसे कच्चा बोलते हैं हिंदी में। तो कच्चा माइक्रोस्कोप मतलब कि कुछ मटेरियल्स इधर से इकट्ठा कर लिए, उधर से इकट्ठा कर लिए और एक जुगाड़ से माइक्रोस्कोप तैयार कर दिया या मैग्नीफाइंग ग्लास तैयार कर दिया उन्होंने। लेकिन जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये ज़ेकेरिस नाम के साइंटिस्ट ने बनाया। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। देन उसके बाद हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने अपने हिसाब से दी, लेकिन जो आज प्रूव्ड थ्योरी है हम उसकी बात कर लेते हैं। सेल थ्योरी, शिल्डेन और स्वान दो साइंटिस्ट थे ये, तो इन्होंने सेल थ्योरी दी है और ये 1838 1839 के आसपास दी है। दोनों की जो थ्योरी है वो क्या है, इन्होंने बताया कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है, सेल का बना हुआ है। चाहे वो छोटी से छोटी चींटी हो या बड़े से बड़ा हाथी हो, वो सब किसके बने हुए हैं, सेल के बने हुए हैं। राइट, तो ये इन्होंने बताया। और इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो सेल है वो सारे जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया, सेल एक ऐसी यूनिट है जो सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है जो लाइफ के लिए नेसेसरी हैं। तो ये सेल थ्योरी थी। बाद में हम देखेंगे कि सेल थ्योरी को भी मॉडिफाई कर दिए गए, साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। ठीक है, क्या रखेंगे, रुडोल्फ विर्चो, अभी उनको भी देखेंगे अभी हम। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि एक थिन लेयर, आउटर लेयर होती है सेल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वान ने बताया कि एक थिन लेयर है, ठीक है, सेल के ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई सेल मेम्ब्रेन पूछे तो भी आंसर यही जाएगा, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो भी आंसर यही जाएगा। स्वान ने बताया कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, बाद में देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के डिफरेंट मॉडल दिए गए, किस तरीके की वो कवरिंग है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के ध्यान रखें कि उन्होंने बताया कि एक आउटर लेयर होती है सेल के ऊपर, ठीक है, स्वान ने बताया, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और उन्होंने सेल वॉल के बारे में भी बताया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लेयर है केवल प्लांट सेल के अंदर। ठीक है, एनिमल सेल की बात नहीं कर रहे, प्लांट सेल के अंदर उन्होंने पाया कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, बाद में हम पढ़ेंगे कि इसका प्रोटेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक, और स्वान ने एक हाइपोथेसिस ये भी दिया कि एनिमल एंड प्लांट्स ये सारे सेल या उसके प्रोडक्ट से बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इन्होंने आपस में मिलकर के फॉर्मुलेट की क्या, सेल थ्योरी। तो एक बार ब्रीफ में देखें तो सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी में भाई हमें ये पता लगता है कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड सेल कैन परफॉर्म ऑल द लिविंग फंक्शंस। ठीक, ये इन्होंने बताया। अब बारी आती है रुडोल्फ विर्चो, जैसा कि मैंने बोला, ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी। ठीक है, 1855 में इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया और एक और उसमें पॉइंटर जोड़ दिया। ठीक है, दो पॉइंटर तो हम पहले ही देख चुके हैं, एक पॉइंटर इन्होंने क्या जोड़ा, एवरी सेल एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल डिवाइड होती है, नई सेल्स बनती हैं, और जो नई वाली सेल है, ठीक है, वो पुरानी वाली सेल से जन्म लेती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं पुरानी वाली सेल से नई सेल्स बन रही हैं। इसको इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ठीक है, तो ये मॉडिफाइड सेल थ्योरी कहलाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आता है, क्योंकि वहाँ सिंगल सेल होती है और वही सेल डॉटर सेल्स भी बनाती है, जैसा कि हम अमीबा के केस में देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास में दो पॉइंट्स पहले थे जो शिल्डेन और स्वान ने दिए थे। इसके अलावा जो रुडोल्फ विर्चो है, इन्होंने बताया कि भाई जो हर सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, उससे अराइज करती है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट सेल थ्योरी के आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल अब तक नोट की गई है दैट इज माइकोप्लाज्मास। ठीक है, ये 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है लेंथ में, 0.1 से, ठीक है, 0.1 टू 0.3 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है वो
एग ऑफ ऑस्ट्रिच रहेगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा ध्यान रखिएगा, ये माइकोप्लाज्मा मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपको याद रहे। माइकोप्लाज्मा भी बहुत पूछा जाता है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, दे आर नॉट हैविंग द सेल वॉल। सेल वॉल इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, नो फिक्स शेप। इसके अलावा क्योंकि सेल वॉल नहीं है तो कोई फिक्स शेप होती नहीं है इनकी। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखें, ये बिगर देन वायरस हैं एंड स्मॉलर देन बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया और वायरस के बीच में कहीं आते हैं कौन, माइकोप्लाज्मास, ठीक है। आगे हम इनकी बात करेंगे। अब लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो ये न्यूरॉन है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है। बैक्टीरिया का साइज इतने से इतना होता है और ह्यूमन आरबीसीज का जो साइज है वो 7 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर उसका, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए, ह्यूमन आरबीसीज जो हैं वो विदाउट न्यूक्लियस होती हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। ज़्यादातर जो मैमल्स होते हैं उनमें नहीं होता न्यूक्लियस, लेकिन एक्सेप्शंस हैं। ये नोट कर लीजिए, आप कॉपी पेपर लेकर के बैठिएगा, मैं चीज़ें नोट करा रहा हूँ, आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिए। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पूछे जाते हैं, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके न्यूक्लियस के अंदर आपको आरबीसी मिलेगी, ठीक है। तो इसमें 3 एग्जाम्पल ध्यान रखिए, फ्रॉग, ठीक है, कैमिल, और कैमिल जैसा दिखने वाला एक और जानवर लामा, ठीक है। ये ऐसे हैं प्राणी जिनके आरबीसीज में न्यूक्लियस आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम और बाकी सेल्स देख लेते हैं, किस किस तरह की सेल्स मिलती हैं इस पूरे लिविंग वर्ल्ड में। देखो भाई, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स हैं, बहुत अलग अलग शेप और साइजेस की सेल्स हैं। किसी ऑर्गेनिज्म के साइज को देख करके हम उसके सेल्स का शेप नहीं बता सकते। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे चींटी हो या हाथी हो, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते हाथी की सेल्स चींटी की सेल्स से ज़्यादा बड़ी हैं। साइज बड़ा है लेकिन जो सेल्स हैं, है ना, वो साइज पर डिपेंड नहीं करती, राइट। ये चीज़ को समझिए। इसके अलावा अलग अलग शेप्स की सेल्स हैं, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरियस टाइप की सेल्स हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। नर्व सेल, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ट्री जैसे स्ट्रक्चर्स आपको इलोंगेटेड दिखाई दे रहे हैं, ये न्यूरॉन की सेल है, ठीक है। मसल्स में आप देख सकते हैं कुछ सिलेंड्रिकल आपको दिख रही हैं, ये मसल सेल्स हैं, ठीक है। कुछ स्पिंडल शेप की आपको दिखाई दे रही हैं, ये स्मूथ मसल्स की सेल्स हैं, ठीक है। बोन सेल स्टार लाइक, ठीक है, स्टार जैसी दिखाई दे रही हैं, ये बोन सेल्स हैं, ठीक है। गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, आप देखी होंगी गार्ड सेल्स जैसे स्टोमेटा के अंदर मिलती हैं आपको, ठीक है। वो कैसी होती हैं, आपकी बीन शेप होती हैं या किडनी शेप होती हैं, ठीक है। डम्बल शेप पाई जाती है मोनोकॉट्स के अंदर। तो अलग अलग टाइप की सेल्स हैं, ठीक है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स हैं। हमारे अंदर आरबीसी की सेल्स इरेगुलर, ठीक है, ये आरबीसी की सेल हो गई, ठीक है। अगर बात करें, सॉरी, डब्ल्यूबीसी की, ये माफ़ करिए, डब्ल्यूबीसी की सेल हो गई। आरबीसी कैसी होती है, बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉनकेव हो गई आरबीसी, ठीक। तो अलग अलग आप देख सकते हैं, ये स्पर्म सेल है, ठीक है, इलोंगेटेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। तो वेरियस टाइप की सेल्स हैं अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स की बात करें तो, और इन सब का जो साइज है, शेप है, इनके फंक्शन पर डिपेंड होता है, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं सेल के लिविंग मटेरियल के बारे में। देखिए, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, चाहे कोई भी सेल हो, अगर वो लिविंग है तो साइटोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑल सेल कंटेन साइटोप्लाज्म। क्या है साइटोप्लाज्म? एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जहाँ सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। एक जेली जैसा स्ट्रक्चर, सेमी फ्लूइड, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर जिस हम इसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। राइबोसोम भी आपको सारी सेल्स में ही मिलेंगे, फ़र्क नहीं पड़ता वो सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। अभी हम उसकी भी बात करेंगे कि क्या होती हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, लेकिन जितनी भी सेल्स होंगी उनके अंदर राइबोसोम तो मिलेगा ही मिलेगा। अब टाइप्स ऑफ राइबोसोम की बात हम आगे करेंगे, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं राइबोसोम, ठीक है। और ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप अपनी बुक में, नोटबुक में मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सेल कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो नॉन मेम्ब्रेनस है सेल के अंदर, तो ये राइबोसोम है, ठीक है। राइबोसोम के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, और साइटोप्लाज्म में मिलते हैं ये, ठीक। इसके अलावा
राइबोसोम्स क्लोरोप्लास्ट वगैरह पर, माइटोकॉन्ड्रिया पर और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी देखे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें साइंटिस्ट का भी नाम आप लिख लीजिए। राइबोसोम डिस्कवर हुए पैलेडे। ठीक है, साइंटिस्ट जिन्होंने राइबोसोम की डिस्कवरी करने वाले पैलेड। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की आप कह सकते हैं कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट थे, कोलिकर। ठीक है, और कई बार अगर ये ऑप्शन में नहीं गिवन है तो पुरकिंजे इसका आंसर जाएगा। ठीक है, पुरकिंजे जाएगा। पुरकिंजे वही साइंटिस्ट जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म भी दी है। दोस्तों ध्यान रखें कि प्रोटोप्लाज्म कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो साइटोप्लाज्म है ना, वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में आपको मिलेगा। जैसे अगर ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ जितना भी मटेरियल फील्ड है ना, जितना भी मैट्रिक्स है, ये साइटोप्लाज्म कहला रही है। ठीक है, अगर हम इसके साथ में न्यूक्लियोप्लाज्म यानी न्यूक्लियस के अंदर मिलने वाला फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म उसको भी ज्वाइन कर लें तो क्या बन जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो यहीं लिख लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, इसको मिला करके क्या बन जाता है दोस्तों, ये क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो लिविंग मटेरियल दोनों ही हैं, किसी एक के बिना भी, अगर साइटोप्लाज्म नहीं है तो भी सेल डेड है और न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं है तो भी डेड ही है। तो प्रोटोप्लाज्म हम कह सकते हैं कि लिविंग मटेरियल है। सेल का लिविंग मटेरियल क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, ये ध्यान रखें। ठीक है, लिविंग मटेरियल है, लिख लेंगे आप। किसने डिस्कवरी की प्रोटोप्लाज्म, किसने टर्म दिया, पुरकिंजे। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को। देखिए इंपॉर्टेंट है, दो तरह की सेल्स लिविंग वर्ल्ड में देखने को मिलती हैं। कौन सी, एक तो प्रोकैरियोटिक, ठीक है, जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। एक हमारे अंदर जो सेल्स मिलती हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली ये किस तरीके से हैं। देखिए सुनिए, यहाँ पर प्रोकैरियोटिक लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे आप यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आप पाएंगे कि ये मोनेरन्स का ग्रुप है। किसका है, मोनेरन्स का ग्रुप है। अब मोनेरा क्या है, मोनेरा एक किंगडम है। ठीक है, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन के अंदर हम पढ़ते हैं कि मोनेरा जो किंगडम है इसके अंदर ये बैक्टीरिया इंक्लूड करता है सारे। तो जो बैक्टीरिया वाला किंगडम है ना, जिसको हम मोनेरा बोल रहे हैं, ये सारे के सारे कैसे होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं। जबकि यूकैरियोट के अंदर जो किंगडम आते हैं वो एनिमलिया आ गया, यानी एनिमल्स के अंदर पाई जाने वाली सारी सेल्स, प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली सारी सेल्स, फंजाई के अंदर मिलने वाली सेल्स, या हम कहें प्रोटिस्ट के अंदर मिलने वाली सारी सेल्स कैसी होती हैं, ये सारी की सारी आपकी यूकैरियोटिक होती हैं। नाम से पता करें। देखिए कैरियो वर्ड जो यूज़ होता है वो न्यूक्लियस के लिए होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए स्टार्ट होता है। तो प्रोकैरियो, ठीक है, यहाँ से देखते हैं अभी, प्रोकैरियो लिखा हुआ है, प्रोकैरियो। तो प्रो मतलब हो गया प्रिमिटिव, प्रो मतलब क्या, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, और प्रोकैरियोटिक है ना, तो कैरियो वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ, न्यूक्लियस के लिए। तो इसका मतलब ये क्या बना, ये बना प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला। तो यानी जितने ऑर्गेनिज्म हम प्रोकैरियोट्स को बोल रहे हैं ना, वो सारे के सारे प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले हैं, यानी कि उनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है। कैसे प्रिमिटिव है कि उनकी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस की बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है, यानी कि उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा। तो फिर सर जेनेटिक मटेरियल कहाँ रहेगा, हाँ, जेनेटिक मटेरियल उसका एक पर्टिकुलर एरिया में रहेगा, एक पर्टिकुलर रीजन में रहेगा, जिसको हम न्यूक्लियस ना बोल के क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोइड। इसे आप फॉल्स न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, न्यूक्लियोइड। ठीक है, ये टर्म न्यूक्लियोइड किसके अंदर यूज होती है, प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर, न्यूक्लियोटिड, ये अलग अलग चीज़ है। न्यूक्लियोइड जो वर्ड है ना, वो हम यूज़ करते हैं फॉल्स न्यूक्लियस के लिए। प्रिमिटिव न्यूक्लियस बोलो या फॉल्स न्यूक्लियस बोलो, इसकी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। फॉल्स न्यूक्लियस भी आप बोल सकते हैं। न्यूक्लियोइड अगर वर्ड पूछा जाता है तो ध्यान रखिए, न्यूक्लियोइड जो है ऐसा रीजन है जहाँ पर बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक जगह क्या है, कंसंट्रेटेड है, बट वो किसी वॉल से कवर नहीं है, इसलिए हम उसको न्यूक्लियस नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। राइट,
बाकी के जहाँ हमने छोड़ा था वो ऑप्शंस देख लेते हैं। हमने क्या कहा था आपसे कि केवल बैक्टीरिया ऐसा ग्रुप है जो प्रोकैरियोटिक सेल जिसके अंदर मिलती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनके अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज नहीं मिलेंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगी। किसके अंदर नहीं मिलेंगी? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं मिलेंगी। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, मैंने पहले बताया, तो राइबोसोम इसके अंदर मिलते हैं, 70S राइबोसोम्स मिलते हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर, 70S राइबोसोम्स। आप कहेंगे एस क्या है, पढ़ेंगे स्विडबर्ग यूनिट है। क्या है? स्विडबर्ग यूनिट है। आपके काम की अभी ये नहीं है, नहीं पूछाएगा, लेकिन हाँ 70S पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स हमारे अंदर जो राइबोसोम्स पाए जाते हैं वो 80S पाए जाते हैं। ये बस अभी इसको याद कर लीजिएगा, मैं बताऊंगा आपको 70S और 80S क्या है। ठीक, इसमें कौन आते हैं? इसमें सभी तरह के बैक्टीरिया आते हैं प्रोकैरियोट्स में, तबकि इधर ह्यूमंस आ गए, प्लांट्स आ गए, ठीक है, अमीबा वगैरह सब इसी के अंदर आते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर बैक्टीरिया जितने भी हैं, ठीक है, बेसिलस टाइप, रॉड लाइक, ठीक है, अलग अलग शेप के बैक्टीरिया हैं, साइज के बैक्टीरिया हैं, वो सब आपके प्रोकैरियोट्स में आते हैं। देन आगे बढ़ते हैं हम। प्रोकैरियोटिक सेल का एक बार थोड़ा मैं सोच रहा हूँ आपको बता ही देता हूँ डायग्राम में। देखिए इस तरीके की सेल होती है प्रोकैरियोटिक। इसके अंदर एक ऐसा रीजन है जहाँ न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस नहीं है तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोइड। अच्छा, यहाँ पर ना एक प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक ये जो लेयर है ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। ये ध्यान रखेंगे, पेप्टिडोग्लाइकन, अलग अलग टाइप की ग्लाइकन सेल शेप है पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, ये सेल वॉल बनाता है, ठीक है, केमिकल याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, पेप्टिडोग्लाइकन किसकी सेल वॉल बनाता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाता है, या प्रोकैरियोटिक सेल वॉल बनाता है। प्लांट में सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। प्लांट में किसकी बनी होगी? प्लांट में सेलुलोज, ध्यान रखेंगे। एनिमल्स में किसकी बनी होगी? होती ही नहीं है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बैक्टीरिया की सेल में इसमें आपको कुछ स्ट्रक्चर्स अंदर फोल्डेड मिल जाएंगे, जगह जगह पर फोल्ड स्ट्रक्चर मिल जाएंगे इस तरीके, इसको हम बोलते हैं मीजोजोम्स, ठीक है। मीजोजोम्स क्या करते हैं? ये रेस्पिरेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। और हमारे अंदर रेस्पिरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेल के अंदर किसने ली है? माइटोकॉन्ड्रिया ने ली है, ठीक है, पावर हाउस जिसे बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस क्या हैं इसमें? मीजोजोम्स, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया तो मेम्ब्रेन बाउंड है और मेम्ब्रेन बाउंड प्रोकैरियोट्स के अंदर होते नहीं है सेल ऑर्गेनेली, तो इसके अंदर एक और ऑर्गेनेली पाई जाती है जिसका नाम है मीजोसोम, ठीक है। क्या कराती है? रेस्पिरेशन कराती है। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इन पर आपको ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है, फिम्ब्री बोलते हैं। ये अटैचमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए होते हैं, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होकर के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ बाद में पढ़ेंगे, बैक्टीरियाज भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। देन न्यूक्लियोइड मैंने आपको बता दिया, ठीक है। राइबोसोम ज़रूर मिलेंगे इसके अंदर, है ना, इस तरीके से मैंने बना दिया, ये राइबोसोम से, ये राइबोसोम से, राइबोसोम कितने एस? 70S। तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स मिलेंगे कितने एस मिलेंगे? 70S मिलेंगे। यूकैरियोट्स में 80S मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, रट लीजिए अभी के लिए, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, यही सब प्रोकैरियोट्स के बारे में लिखा है। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस नहीं है। और यहाँ क्या क्या इंक्लूड होता है इनके अंदर? बैक्टीरिया आ गए, PPLO, ठीक है। अभी मैंने बताया था बैक्टीरिया से ये थोड़े से स्मॉलर होते हैं साइज में, लेकिन आते इसी के ग्रुप के अंदर है। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी का नाम माइकोप्लाज्मा था, इन्होंने एंड लिख रखा है, ये माइकोप्लाज्मा, PPLO। कोई भी ऑप्शन आए, स्मॉलेस्ट सेल जो देखी गई है वो ये है PPLO, ठीक है। साइज क्या आएगा? 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है। देन जनरली स्मॉलर होते हैं, मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल, बिल्कुल सिंगल सेल है, तेजी से रेप्लिकेट करते हैं। 4 तरह के बैक्टीरिया मेनली फाइंड किए गए हैं। बेसिलस टाइप, ठीक है,
एंथ्रेक्स वाला बैक्टीरिया बेसिलस टाइप होता है, एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। देखिए इस तरीके के दिखते हैं, बेसिलस ऐसे दिखते हैं। क्या एग्जाम्पल्स लिखेंगे? एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, ठीक है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस बीटी कॉटन के अंदर हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटी कॉटन नाम जरूर सुना होगा आपने, वो भी बेसिलस टाइप ही होता है। वहाँ बी का मतलब बेसिलस होता है, टी का मतलब थ्यूरिनजेनेसिस, बीटी, ठीक है। तो बेसिलस टाइप बैक्टीरिया। कोकस, ये गोल गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कौन सा बैक्टीरिया है? निमोनिया कॉज करने वाला, ठीक है, निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलरी, कॉलेरा कॉज करने वाला, विब्रियो कॉलरी, विब्रियो कॉलरी। कॉलेरा मतलब हैजा, है ना, हैजा कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वो ये होता है। ये कॉमा शेप होता है, कॉमा शेप इस तरीके का दिखेगा आपको, ऐसा, इस तरीके का, ठीक है। स्पाइरुलम बैक्टीरिया, ठीक है, जितने भी स्पाइरल बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर पूरे स्पाइरल बैक्टीरिया, स्पाइरुलम आ जाता है इसके अंदर, स्पाइरल बैक्टीरिया, ठीक है। स्पाइरलम बैक्टीरिया स्पाइरल शेप के होते हैं, है ना। स्पाइरल शेप कैसा आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है स्पाइरल शेप, ठीक है। ये कोकस शेप, ये बेसिलस, ठीक है, ये कॉमा, विब्रियो कॉलरी। तो अलग अलग जो दिखने के बेसिस पर आप कह सकते हैं इनकी शेप अलग अलग है, इसलिए इनको अलग अलग 4 टाइप्स में क्या कर दिया गया, डिफरेंशिएट कर दिया गया है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल का एक डायग्राम है, इसको आप देख लीजिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें तो आपको अपने पेन से बना करके दिखा दी हैं, फिर भी एक डायग्राम है, क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल वॉल किसकी बनी हुई? पेप्टिडोग्लाइकन, एक बार और लिख लीजिए, याद रहेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएमटी में भी पूछा गया है और एक बार केवी के एग्जाम में भी आया हुआ है। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, ठीक है। कैप्सूल, ठीक है, ये ग्लाइकोकैलिक्स की बना होता है, ये भी लिख लिए, ग्लाइकोकैलिक्स का कैप्सूल। इसके अलावा प्लाज्मिड की बात करें तो प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, पूरी जेनेटिक्स और पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग इस प्लाज्मिड की बेसिस पे डिपेंड है। इसे वेक्टर बोलते हैं, हम इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। हालांकि बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन कम पूछे गए, फिर भी प्लाज्मिड ज़रूर पूछा जाता है कि प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं इसको, प्लाज्मिड क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए। कैसा है? सर्कुलर डीएनए। हाँ, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए मिलता है ना दोस्तों, वो सर्कुलर मिलता है। हमारे अंदर लीनियर होता है, इसके अंदर सर्कुलर डीएनए मिलता है, ठीक है। इसका जो मेन जीनोम होता है वो भी सर्कुलर टाइप ही होता है। देन ये न्यूक्लियोइड हो गया, देख सकते हैं आप, यहाँ कोई वॉल डिफाइंड नहीं है ना, इसके चारों ओर कोई वॉल नहीं है इसके अंदर, इससे हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। ये छोटे छोटे आपको रेड डॉट दिख रहे हैं, राइबोसोम्स। कैसे? 70S, फिर से आपको एक बार रिवाइज हो गया। पिलाई, पिलाई क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं, पिलाई भी बोलते हैं, फिम्बरी भी बोलते हैं ना, मैंने बताया अभी आपको, फिम्बरी भी बोलते हैं, ठीक है। ये अटैचमेंट के काम में आते हैं, दूसरे सरफेसेस से अटैच होने के, मूवमेंट के काम में ये आते हैं। इसके अलावा रिप्रोडक्शन में भी यहाँ हेल्प होता है। एक पिलाई होता है जो थोड़ा बाकी पिलाई से लंबा होता है, इसको हम बोलते हैं सेक्स पिलाई। ये क्या करते हैं कि जो प्लाज्मिड होता है वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में इस पिलाई के थ्रू ट्रांसफ़र कर जाता है और उसको भी प्लाज्मिड वाला बैक्टीरिया बना देता है। तो जिनमें प्लाज्मिड होता है ऑलरेडी, वो पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, और जिनमें नहीं होता प्लाज्मिड, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पॉजिटिव बनाने के लिए ये सेक्स पिलाई काम में आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली यहाँ होता है। देन साइटोप्लाज्म, आपको पता है भाई, ये तो लिविंग यूनिट, मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म और राइबोसोम, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो हर लिविंग सेल में आपको मिल जाएंगे। फ्लैजेलम मूवमेंट के लिए, ठीक है, हो भी सकता है और नहीं, जैसे कोकस बैक्टीरिया है उसमें फ्लैजेलम आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। स्पाइरुलम बैक्टीरिया है, फ्लैजेल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये शेप पर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपको काफ़ी कुछ चीज़ अब इसमें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कुछ भी यहाँ डाउट है तो आप कमेंट सेशन में लिख दें, और इसके बाद में जो मैं आपको क्विज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको एक बार चेक कर लें, तो वहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं और कौन से नहीं आते। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ भी मैं उस लिंक को डाल दूँगा, तो आप उस चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। तो वहाँ से आपको PDF और लिंक्स वगैरह बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा,
और एक ही टारगेट है अपना कि आप लोगों का कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाए DSSB के इस वाले एग्ज़ाम में। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप कंटिन्यू बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेके आ रहूँगा, कल परसों में नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपकी। तो आपको इसके आगे का जो चैप्टर है, ठीक है, वो मैं करवाऊँगा। यूकैरियोटिक सेल अपनी स्टार्ट करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।